हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सितंबर 2022 के बाद पीएफआई संगठन पर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें प्रदेश भर में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दर्जनों पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस ने लखनऊ, मेरठ, बहराइच, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद और आजमगढ़ जैसे जिलों में रेड मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस ने यह कार्रवाई कट्टरता फैलाने के आरोप में इन संगठनों के खिलाफ किया है। इसके अलावा 2 इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर यूपी एटीएस टीम का कहना है कि परवेज अहमद और रईस अहमद यूएपीए के तहत एक मामले में फरार थे। इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों वाराणसी में कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने में संलिप्त थे, जिसे देखते हुए इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। अब इनसे कई सारे राज उगलवाए जाएंगे। तो क्या है ये पीएफआई और ये इतनी खतरनाक एजेंसी भारत में क्यों और कैसे पनपी, आइए जानते हैं। साल 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार हुआ और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद देश के मुस्लिमों की सोच में बड़ी तब्दीलियों का जन्म हुआ। दिल्ली की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ तक इसी दौर में वजूद में आए। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, तमिलनाडु की मनीथा निथि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी भी इसी दौर में पनपे थे। स्थापना के कुछ ही सालों बाद ये तीनों संस्थाएं आपस में तालमेल करने लगी थी और 22 नवंबर साल 2006 का वो दिन था जब केरल के कोझिकोड में हुई बैठक में तीनों ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाने का फैसला लिया। आधिकारिक तौर पर बात करें तो पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। इसमें कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी तो ये संगठन नहीं देता, लेकिन ये दावा करता है कि 20 राज्यों में इसकी यूनिटें मौजूद हैं। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है और ये हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम का भी परेड आयोजित करते हैं। साल 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी, क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक ये संगठन कथित लव जिहाद की घटनाओं, जबरन धर्म परिवर्तन और नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों आदि को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा ये युवाओं को इस्लामी कट्टरपंथ बनाने, धन शोधन एवं प्रतिबंधित समूहों से संपर्क रखने और देश के कई अन्य इलाकों में कई हिंसक अपराधों में शामिल था। हालांकि कुछ दिनों पहले इस संगठन को भारत में बैन कर दिया गया था और बैन लगने के बाद से ही इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें, पीएफआई के ऊपर ये कार्यवाही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत की जा रही है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए को साल 1967 में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी अलगाववादी गतिविधि को चलाना या समर्थन देना अपराध माना गया है। साथ ही किसी विदेशी ताकत द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपना बताना भी अपराध करार दिया गया है। इस कानून की धारा 15 में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता को संकट में डालने के इरादे से भारत में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य माना गया है। साल 2019 में चौथी बार इस कानून में संशोधन किया गया था। इस कानून के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जब कोई संगठन आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा उसके संसाधनों और संपत्तियों की जब्ती भी की जा सकती है। संगठन और उसमें शामिल सदस्यों के ऊपर जुर्माने लगाए जा सकते हैं। संगठन के सदस्यों को आजीवन कारावास तक की सजा भी दी जा सकती है। वहीं इस प्रकार की घोषणा के बाद संगठन या पीड़ित व्यक्ति केंद्र सरकार को एक प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी का गठन कर सकता है। इस कमेटी के निर्णय के आधार पर आरोपित संगठन का नाम आतंकवादी संगठन की सूची से हटाया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।